हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 मार्च 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए और अपनी यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड कुछ और भी रिक्विजिट मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और इन मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो। याद रहे, यूपीएससी के चेंजिंग ट्रेंड को देखते हुए हमने पिछले 500 डेज को कवर करता हुआ करंट अफेयर्स का बुकलेट अभी हाल फिलहाल में अपडेट किया है अपने इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें से पॉलिटी और इकोनॉमी ऑलरेडी अपडेटेड है। आप चाहो तो इनको डाउनलोड करके फटाफट से अपने करंट अफेयर्स की एक रिगरस स्टडी कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं अपने आज के न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 3-4 हैं। सबसे पहला इंडियन मॉनसून के बारे में एक आर्टिकल है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। एक ब्लैक होल के बारे में है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लैक होल प्लस ग्रेविटेशनल वेव्स। तीसरा आर्टिकल हीलियम से रिलेटेड है और चौथा आर्टिकल हमिंग बर्ड से रिलेटेड है। देखो, हमिंग बर्ड जो है वो यूजुअली आप सबने नाम तो सुना ही होगा। जो देखो नाम है इसका हमिंग, हमिंग एक साउंड है। हम करके जो एक साउंड होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो हेलीकॉप्टर वाला जो एक इंसेक्ट आता है, बहुत तेजी से विंग्स ये लोग फ्लैप करते हैं, तो इससे ना एक साउंड प्रोड्यूस होती है। यूजुअली बजिंग साउंड जैसे मक्खियों का होता है कान में, इरिटेटिंग सा, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए हमिंग साउंड भी होता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हमिंग बर्ड। लेकिन आपको पता है कि ये अपने विंग्स को बहुत तेजी से फ्लैप करती है। अभी तक ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता था कि भाई आवाज़ आती कहाँ से है, तो क्या हमिंग बर्ड जब भी फ्लावर से नेक्टार या जो भी वो लोग मीठा मीठा चीज़ पीते हैं तो क्या उस टाइम आवाज़ निकालती है क्या हमिंग बर्ड? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके विंग्स का ही असर है। जैसे कि इंसेक्ट्स अपने विंग्स को जब फ्लैप करते हैं बहुत तेज़ी से तो नॉइस प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली हमिंग बर्ड से भी हम का साउंड आता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आ रही थी कि जो नॉर्मल हमारे बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आउल है, आउल वन ऑफ द स्विफ्टेस्ट बर्ड में काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बार अपना विंग फ्लैप करता है ना तो ये बहुत दूर तक उड़ सकता है। लेकिन हमिंग बर्ड्स एक सेकेंड में कम से कम 40 टाइम्स अपने विंग्स को फ्लैप करती है। बड़े मुश्किल से इन लोगों ने काउंट किया है इसको, तो 40 टाइम्स एक सेकेंड में। ठीक है, तो आप सोच सकते हो आप कि इतना तेजी से जब विंग फ्लैप होता है। और आउल वगैरह का या फिर नॉर्मल बर्ड्स क्या करते हैं, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक में केवल डाउन स्ट्रोक अपना देते हैं और अप स्ट्रोक ऐसे स्विफ्टली ऐसे ही हो जाता है, मतलब उसमें बहुत मेहनत नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन हमिंग बर्ड का दोनों तरफ झटका लगता है, डाउन स्ट्रोक में भी और अप स्ट्रोक में भी। तो इसीलिए क्या है ना, ये साउंड थोड़ा अलग तरीके से प्रोड्यूस होता है। यही पूरा आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा गया था। एक और आर्टिकल यहाँ पर जो हीलियम से रिलेटेड है। देखो, हीलियम हम सब ने बचपन में देखा होगा कि वो जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं, है ना, जो हवा में ऊपर उड़ जाते हैं, उसमें से पहले वो अपना हम लोग कड़ा बांध लेते थे और फिर ज़मीन पे रख के उसको देखते थे कि ऊपर उड़ पाता है नहीं उड़ पाता है। बहुत सारे खेल हमने खेले होंगे। तो देखो, केवल और केवल बैलून में भरने का काम हीलियम का नहीं है, हीलियम के मल्टीपल एप्लीकेशन है। फिलहाल आज के इस आर्टिकल में ये बात जताई गई है कि इंडिया अभी तक सबसे ज़्यादा हीलियम इंपोर्ट करता था यूएसए से। यूएसए ने अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है अभी। क्या किया है उसने? देखो, उसने सिंपल सा ये बोला है कि भाई अब हम हीलियम को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। रीज़न बहुत खास नहीं है, बट स्टिल नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया का जो एक साल का खपत है वो लगभग 70 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हीलियम कंज्यूम करता है इंडिया। अब आप सोच रहे होगे कितने गुब्बारे फुला देते हैं ये लोग। देखो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। और ये इंपोर्ट का कॉस्ट पता है कितना आता है? ये आता है लगभग 55,000 करोड़ रुपीज़। समझ लो 55,000 करोड़ किस में खर्च हो जा रहे हैं? केवल और केवल हीलियम को इंपोर्ट करने में हर एक साल। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। हीलियम का बेसिक यूज़ पता है कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होता है। ये जो स्क्रीन वगैरह बनाते हैं ना, आप अपने लैपटॉप मोबाइल की स्क्रीन देखते हो या फिर जो आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबीज देखते हो, उस सब में भी यूज़ होता है। अलग अलग और भी बहुत सारे वेरीड एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल, डाइविंग के टाइम पर बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हीलियम सिलेंडर्स ले जाते हैं। आपको पता होगा कि हीलियम अपने आप में एक इनर्ट गैस है, ये पता ही होगा ना। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि सबसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। तो हीलियम की एक तो एबंडेंस ज़्यादा हो सकती है, बट स्टिल इश्यूज़ हैं। अपने इंडिया में भी ना ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर हीलियम पाया जाता है। तो फिलहाल रिसर्च इन्हीं सब चीज़ों पर चल रही है कि कहाँ पर हम, झारखंड में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर बोला जाता है कि ओशियन ऑफ हीलियम है, बहुत बड़ा भंडार है। तो उन सब पे रिसर्च चल रहा है कि भाई ये जो हम इतना 55,000 करोड़ रुपए का हम हीलियम खरीद लेते थे, तो हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं ना, कितना खर्चा होगा हमारा? 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ होगा, या फिर और भी हो सकता है। लेकिन
बहुत सस्ते में हमारा काम हो जाएगा। एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे तो क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, लिफ्टिंग में हम यूज़ करते हैं, मतलब जो लिफ्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना उसमें यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल फाइबर में, वेल्डिंग में, लीक डिटेक्शन में, प्रेशर एंड पर्जिंग में, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो हमेशा इस बात का याद रखना कि हीलियम के वेरीड एप्लीकेशंस हैं। तो कभी भी यूपीएससी अगर इस चीज़ों को लेके, मतलब इन चीज़ों में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन करती है, आपको लगे अरे हीलियम का यूज़ तो हम लोग वेल्डिंग में क्या करेंगे, वो तो ऑक्सीजन वगैरह का यूज़ होता है, तो आपने काट दिया, एकदम मत करना, ठीक है। एप्लीकेशन का कुछ भी अंत नहीं होता, कुछ भी एप्लीकेशन कहीं पर भी कुछ भी काम आ सकता है। तो हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में, एरोस्पेस जैसे क्रायोजेनिक्स में, डिफेंस में भी हीलियम का यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ रियलिटी शोज़ में क्या करते हैं वो लोग, हीलियम इनहेल कर लेते हैं, फिर उनकी पूरी आवाज़ बदल जाती है। कभी आप लोग करना, कभी बैलून में जो हीलियम भरते हैं ना, देखो नुकसानदायक नहीं है इतना, आप उसको इनहेल कर लेना थोड़ा सा, फिर कुछ भी बोलना, एकदम कार्टून जैसी आवाज़ आएगी आपकी, ठीक है। कभी करके देखना आप। फिलहाल इसके अलावा आपको एटमॉस्फेयर कंट्रोल करने में भी हीलियम का यूज़ होता है। ब्रीदिंग मिक्सचर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए कोई बहुत नुकसानदायक नहीं है, आप इनको इनहेल कर सकते हो। पहला आर्टिकल आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडियन मॉनसून जो 25 मिलियन ईयर्स पहले पाया जाता था कभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो आज के ऑस्ट्रेलिया के मॉनसून से मिलता जुलता है। अब ये बात पता कैसे चली? देखो, इसको पढ़ने के लिए हमें एक बात का पता होना चाहिए, हालांकि ये सब आर्टिकल्स में तो नहीं मेंशन था, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है वो आप समझते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून के फॉर्मेशन को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ना कि हमारे पास दो सरफेस एरिया होते हैं, एक होता है लैंड सरफेस एरिया, दूसरा होता है ओशन सरफेस एरिया या फिर वाटर सरफेस एरिया बोल सकते हैं। जो सूरज की रोशनी यहाँ आती है वो दोनों पर जब स्ट्राइक करती है तो अलग अलग तरीके से डेवलप करती है। तो कहीं पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे ज़मीन पर यूजुअली हाई प्रेशर दिन में क्रिएट हो जाता है, जो जितना ज़्यादा गर्म होगा ना आप समझना हाई प्रेशर है। फिर जो ठंडे सरफेसेस होते हैं वो लो प्रेशर जनरेट करते हैं। इसके वजह से इंडियन मॉनसून का एक बड़ा रीज़न आप देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा रीज़न आता है ITCZ का शिफ्टिंग, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब कि क्या होता है, ऊपर से आप देख रहे हो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं और नीचे से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं ना, इसको नाम देते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का, ठीक है। ज्योग्राफी में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। यूजुअली क्या होता है कि ये पैरेलल होता है इक्वेटर के, लेकिन कभी कभी ये आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है और यूजुअली होता ही है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि समर सीजन में ना ये धीरे धीरे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो यूजुअली इश्यूज आएंगे। नॉर्मली इक्वेटर की तरफ होना चाहिए ना, मतलब इक्वेटर पर ही मिलते हैं, बट गर्मी के टाइम पर ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक रीज़न बताया जाता है कि हाई प्रेशर बेल्ट होता है। वैसे जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपको पता है, इक्वेटर वाला रीजन हमेशा गर्म होगा, और जैसे जैसे ये ट्रेड विंड्स इधर इधर आते हैं ना तो ये और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर है तो गर्म है। हाई प्रेशर जोन क्रिएट करना अपने आप में मॉनसून को बुलावा देना होता है, और जैसे ही गंगेटिक प्लेन पर ये आता है तो ये वापस से मॉनसून अच्छा कर देता है। एक और फैक्टर आता है, ये मेडागास्कर का जो ईस्टर्न रीजन यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर भी एक हाई प्रेशर एरिया बेल्ट क्रिएट करते हैं। तो एक तो यहाँ पर भी, इसकी भी यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट जैसे ही होता है ये भी इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाता है। और साथ ही साथ एक और फैक्टर है तिब्बत वाला रीजन जो है ना, ये भी थोड़ा सा जब इंटेंस हीट होता है गर्मी के दिनों में, शुरुआत में तो नहीं होगा, जब मान के चलो अभी का जैसे जो टाइम है, अभी टाइम है मार्च अप्रैल, इन सब में बहुत ज़्यादा हीट तिब्बत वाले प्लेटू पर नहीं मिलेगा। थोड़ा और गर्मी आए जून जुलाई, जब गर्मी अपने पीक पर पहुंच के थोड़ा निकलने लगती है ना, तब इनका दिमाग थोड़ा सा तिब्बत प्लेटू का ठनकता है, बोलता है कि अरे बाप रे अब तो बहुत गर्मी आ गई, अब थोड़ा सा और गर्म हो जाता हूँ मैं। तो ये और गर्म हो जाता है। तो जैसे जैसे मानसून का धीरे धीरे, मतलब मानसून का जब आने का टाइम होता है तो आप देखते हो कि उस टाइम पर हीट या फिर जो सन के रेज हैं वो उतने तेज नहीं होते, लेकिन तिब्बत प्लेटू उस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए इंटेंस हीटिंग यहाँ पर भी हाई प्रेशर डेवलप करता है, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे मानसून को एक ज़्यादा अच्छे से बुलावा देता है। इसके बाद एक और टर्म आता है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्मली जहाँ पे फ्लो करता है, लेकिन मानसून के टाइम पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हिमालय से टकराता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर जब हिमालय के टकरा के ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है तो भी ये साउथ वेस्ट मानसून को बुलावा देता है। तो इन सब चीज़ों से हुआ क्या
एक्चुअल में अगर हम मुद्दे की बात करें तो जो आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा गया है वो ये लिखा ये गया है कि भाई 180 मिलियन साल पहले इंडिया गोंडवाना लैंड से सेपरेट होके ऊपर लगभग लगभग 9000 किलोमीटर ट्रैवल करके ये यूरेशियन प्लेटू से टकराता है, ठीक है। लेकिन इस जर्नी में आपने देखा होगा कि ये इक्वेटर से भी पास होता है। मतलब कि जो इसका सब कॉन्टिनेंटल सरफेस है या फिर जो हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहीं ना कहीं ऐसा ही बेसाल्टिक फॉर्मेशन से बना है। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब इक्वेटर वाले रीजन में था ना, बहुत सारा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था इसके, और वॉल्केनो जब इरप्ट हो रहा था तो बेसाल्टिक लावा निकलता था उसके बाहर, और धीरे धीरे बेसाल्टिक लावा एक के ऊपर एक परत बनाते गए। तो डेक्कन प्लेट्यू में जब आप मुंबई वगैरह के रीजन में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा कि वहाँ की चट्टानें लेयर्ड हैं, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेशन हुआ। तो इन सब चीज़ों से हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। आर्टिकल में ये बोला गया है कि हम लोग ना लीफ फॉसिल्स को पाते हैं। 2-3 जगह इन्होंने स्टडी कंडक्ट की, बहुत दूर दराज के जगहों पर। कौन कौन सी जगहों पर इन्होंने स्टडी कंडक्ट की? भैया देखो, सबसे पहला यहाँ पर आता है ईस्टर्न गारो हिल्स, मेघालय में है, आपको पता है। एक यहाँ पर असम के अंदर में एक माकूम कोलफील्ड है वहाँ पर, और राजस्थान के अंदर एक गूढ़ा माइन है। इन तीनों जगहों से इनको कुछ कुछ लीफ फॉसिल्स मिले, मतलब पत्तियों के फॉसिल्स मिले, और इन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया कि असली में पत्तियां दिखती कैसे होंगी। देखो क्या होता है कि लीफ का जो भी शेप, स्ट्रक्चर या जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो उसके आसपास के क्लाइमेटिक फैक्टर्स को शो करता है। इसीलिए इस लीफ के स्ट्रक्चर को देखा इन्होंने 25 मिलियन साल पहले। ये लीफ का स्ट्रक्चर क्या था इनको पता चला, और उससे इन्होंने देखा कि वो ऐसा लीफ का शेप जो है वो तो आज के ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बस इतना ही अनुमान लगाया इन्होंने कि आज से 25 मिलियन साल पहले जो इंडिया का मानसून था वो ऑस्ट्रेलिया से रिसेंबल करता है, केवल और केवल इस बेसिस पर। आपको पता है कि मानसून अभी भी हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, लैक ऑफ फैक्टर्स। हमें यही नहीं पता है कौन कौन से फैक्टर्स मानसून को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए इंडियन साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, और इवन इंटरनेशनल एरेना में भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे भिड़े हुए हैं, क्योंकि इंडियन मानसून केवल और केवल इंडिया को इफेक्ट नहीं करता है। वो आपके म्यांमार रीजन में, या फिर उधर इंडोनेशिया तरफ, या फिर इधर, और इधर आओ तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब रीजन्स को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इसीलिए ये सब स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, और इन सबसे क्या पता चला कि भाई एक और नया आयाम जुड़ जाता है कि हम ये भी ट्रेस कर सकते हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल्स या फिर फॉसिल लीफ या फिर ऐसा कुछ भी मिल जाए तो इससे भी हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होते थे उसका भी पता लगाया जा सकता है। हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट माई लीप कल से, मतलब कि 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी एक अच्छे टेस्ट सीरीज़ की तलाश है, जो कि अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते हैं अभी से, इस एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एनसीईआरटी के भी पूरे टेस्ट मिल जाएंगे आपको। एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितना भी बुक्स हैं उन सब का टेस्ट अलग से। तो इवन एनसीईआरटी अगर छूट भी गई है ना, तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप टेस्ट लेके उसका एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर कर सकते हो। साथ ही साथ उड़ान बुक्स इंग्लिश और हिंदी में, और उड़ान प्लस, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी dpp.onlyis.in ये रखा है साइट, यहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो और लास्ट माई लीप को ज्वाइन कर सकते हो। अगला आर्टिकल हमारा ब्लैक होल से रिलेटेड है। देखो, ब्लैक होल्स में सबसे पहला इस आर्टिकल में जो लिखा है वो आता है ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड। ग्रेविटेशनल वेव आप देख रहे हो कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। आप ये चादर समझ लो। चादर में हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ, 4 दोस्त आ जाओ और चादर के 4 कोने को पकड़ के आप लोग खड़े हो जाओ, उसके बीच में एक भारी लोहे का गेंद डाल दो, बॉल डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, सैग हो जाएगा, अंदर की तरफ झुक जाएगा, है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा ही भारी हो जाए तो ये इनफाइनाइट लेंथ तक चला जाए। यही कुछ कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का। अब इसके अंदर जो भी कुछ जाएगा कभी वापस आएगा? अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का है, नहीं आएगा। तो इसको ही हम कुछ सिंगुलैरिटी बुलाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, बट फिलहाल ग्रेविटेशनल वेव समझते हैं। जब भी दो ऐसे मासिव ब्लैक होल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, या फिर कभी सुपरनोवा, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, एक्सप्लोड होता है, एक बड़ा स्टार एक्सप्लोड होता है, या फिर 2 बड़े स्टार आपस में टकरा जाएं, तो इन सब जगहों पर निकलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि एक ग्रेविटेशनल रेडियोमेट्री है, ठीक है, इस पर कोई बहुत खास ध्यान देता नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा समझो कि एक मैच चल रहा है, मैच में कुछ भी होता है तो जो इसके दर्शक होते हैं
और एक इंसान यहाँ कमरे में बैठ के कमेंट्री करता होता है। बहुत बार होता है कि इस भीड़ में जो भी हाउलिंग होती है या फिर जो भी शोर शराबा होता है वो इनके कमेंट्री से थोड़ा वेरी होता है। तो ये इसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक जैसे लीगो एक्सपेरिमेंट आपने देखा था ना, तो लीगो के फाइंडिंग्स जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या करता है, कुछ चीज़ें एक बार और जान लो फिर एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जिससे भी गुजरता है ना, उस ऑब्जेक्ट को भी ये डीफॉर्म कर देता है, स्क्वीज और स्ट्रेच करता है। जैसे कि अर्थ से होकर गुजरेगा ना तो ये ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसने बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है इस फिगर में, इस वीडियो में। तो इतना तेज़ी से भी डिफॉर्म नहीं होता है, मतलब बहुत स्लाइट डिफॉर्मेशंस होती है जो कि हमारे नेकेड आइज़ तो परसीव ही नहीं कर सकते। और इवन बहुत एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कहीं ना कहीं लीगो एक्सपेरिमेंट काम आता है। लीगो क्या करता है ना, लीगो सिंपली दो बड़े बड़े टनल्स ज़मीन के अंदर ऐसे सीधे सीधे परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में हो जाता है। जब भी अर्थ डिफॉर्म होगा तो ये भी डिफॉर्म होंगे। नॉर्मली जो भी वेव्स इनसे गुजरती है वो एक डिटेक्टर पर सेम टाइम पर आती है, लेकिन जब भी इनसे कोई ग्रेविटेशनल वेव स्क्वीज हुआ, मान लो स्क्वीज होके ये वाला लेंथ छोटा हो गया, ये वाला लेंथ बड़ा हो गया, तो अभी जब वेव्स यहाँ पर डिटेक्ट होती थी तो अलग अलग तरीके से आएगी ना, तो इसीलिए ये परसीव कर लेते हैं हाँ भाई ग्रेविटेशनल वेव्स आया है। शुरुआती दौर पर ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट है ये तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन का प्रपोजल था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स का जिक्र किया था। लेकिन पहला ग्रेविटेशनल वेव हमें अब जाके 2015 में लीगो के द्वारा डिटेक्ट किया गया है। ऐसे और भी बहुत सारे लीगो जैसे सेंटर्स हैं, जापान में भी है, अब तो इंडिया में भी ओपन होने वाला है। तो लीगो का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि एक्यूरेटली इन ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी कंडक्ट करना चाहता है। फिलहाल बढ़ते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ कि इस आर्टिकल में क्या समझाने की कोशिश की गई है। देखो, एग्जाम्पल ऐसा था कि क्रिकेट में कुछ लोग खेल रहे हैं और एक कमेंट्री चलती है और कुछ यहाँ की भीड़ अलग तरीके से बिहेव करती है। तो अभी क्या हो रहा था कि एक हम लोग दूर से इस मैच को देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कमेंट करने वाला हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक फिलहाल यही चल रहा था, लेकिन इस भीड़ में हर एक इंसान मैच को अपनी अपनी नज़रों से देखता है। मतलब कहने का ये है कि ऑलरेडी ऐसे ग्रेविटेशनल वेव्स न जाने कितने हमारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन लीगो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम केवल और केवल एक लिमिटेड सेट्स में ही इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाते थे। अभी एक नया इंडियन साइंटिस्ट ने, अभी तो चलो लीगो यहाँ खुला नहीं है, बट यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं ना वो अभी से भिड़ गए हैं कि नहीं कुछ नया निकाल के रखेंगे। नया इन्होंने ये निकाला है कि रेडियोमेट्री का यूज़ किया है। रेडियोमेट्री क्या है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस रेडियोमेट्री के चलते ये पता चला है कि ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के जो ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में टहल घूम रहे हैं। उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पाएंगे। उसके लिए रिसर्च कर रही है लोग कैसे उन ग्रेविटेशनल वेव्स को भी हम डिटेक्ट कर सकें। तो फिलहाल अभी तक ये बात भी पता नहीं थी। लोगों को ये लगता था कि कभी दो सुपर मासिव ब्लैक होल कोलाइड करेंगे तब ग्रेविटेशनल वेव्स आएगा, लेकिन ऐसे फिनोमिनास बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अगर होते रहते हैं, जिससे कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमें पकड़ में अब आ जाएंगे अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ग्रेविटेशनल वेव्स अगर हमें समझ में आ गया तो ऐसा भी बोला जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि हम इससे अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तरफ बहुत पास पहुंच जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं ब्लैक होल्स की भी, क्योंकि पूरा टॉपिक ब्लैक होल का ही है। ब्लैक होल की बात अगर करें तो ऐसा कुछ इमेज आपने देखा होगा जब अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, तो काफ़ी हद तक सही भी है। और हाल फिलहाल में आपको भी पता है कि 2019 में जो हमारा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप था उसके अंदर एक ऐसा धुंधला सा कुछ ब्लैक होल की तस्वीर हमारे सामने आई थी। हालांकि हम ये बोलें कि ये तस्वीर ब्लैक होल की नहीं बल्कि उसके शैडो की तस्वीर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आया था। तो ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्पेस है हमारे उस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ का मैटर इतना ज़्यादा कंप्रेस है, इतना ज़्यादा कंप्रेस है जिसका इनफाइनाइट डेंसिटी हो सकता है। जब डेंसिटी किसी का इनफाइनाइट होगा तो सोचो ग्रेविटेशनल एनर्जी भी या ग्रेविटेशन जो है वो भी इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है। ग्रेविटी कहीं ज़्यादा होती है। जब इतना ज़्यादा ग्रेविटी होता है ना तो लाइट या फिर कुछ भी चीज़ इसके अंदर ज़्यादा है तो बाहर ही नहीं आ पाता। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसको भी बोला था ब्लैक होल, लेकिन जो नाम है ब्लैक होल वो आइंस्टाइन ने नहीं दिया। इसके लिए जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर हैं, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने 1960 65 66 के आसपास में कुछ इन्होंने ब्लैक होल टर्म को कॉइन किया था। देखो, ब्लैक होल हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल
सिंगुलैरिटी पर क्वेश्चन बन चुका है, इवेंट होराइजन पे क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अभी एक्रीशन डिस्क बचा हुआ है, इसको भी जान लो। क्या होता है कि जो मैटर मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत कंप्रेस्ड स्टेट में है, वो इवेंट होराइजन क्या है ना, इसका एक ऐसा परत है जिसके अंदर अब कुछ भी जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा, वो एक बाउंड्री है, समझ लो। ठीक है, दूसरा, इसके चारों तरफ कुछ मैटर आसपास घूमते रहते हैं, जैसे कि सन है, सन के चारों तरफ क्यों लोग घूमते हैं, क्योंकि सन की अपनी एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है। उसी तरीके से कहीं ज़्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी इस ब्लैक होल की है, तो इसके चारों तरफ भी मास या मैटर घूमता रहता है, इसी को बोलते हैं क्रीशन डिस्क। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई ब्लैक होल की। ब्लैक होल का कुछ इस तरीके से आप समझ रहे हो कि ये जो इमेज है वो कहीं ना कहीं इस इमेज से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये जो आप ऊपर सा देख रहे हो ये ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली ये यही डिस्क ही है, लेकिन हमें कुछ इस तरीके से दिखता है क्योंकि लाइट बेंड हो जा रही है। ठीक है, वो बेंड क्यों होती है वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है समझा पाना इस वीडियो के माध्यम से, और इतना ज़रूरी भी नहीं है। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल साइंस पूछा जाता है, तो उतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। आशा करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।